तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले आप लोग का मैथ का मॉडल सेट नंबर 4। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव का है। ये आप लोग का और एक सेट बचा है, सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्टिव का भी सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। इससे पहले 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। मैथ का, सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। सब्जेक्टिव का एक सेट बचा है, वो भी अपलोड कर देंगे। साइंस का ऑब्जेक्टिव सारा खत्म हो चुका है, सब्जेक्टिव बचा हुआ है। तो जितने सारे वीडियोस अपलोड है इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट आप लोग बना दिया है कि ऑल 5 सेट मॉडल के नाम से। वहाँ आप लोग सारे सॉल्यूशंस देख सकते हो। बहुत ही कम समय में आप लोग अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाए, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो वीडियो को देखिए, इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि धुआंधार वीडियो आ रहा है और इसको देखकर जाओगे तो एग्जाम में बिल्कुल टॉप ही करोगे, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल तो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है और किस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहला सवाल, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक सवाल तो इस प्रकार का फिक्स है और उसको जरूर आप लोग छाप देना। कैसे करोगे? 140 को अभाज्य गुणनखंड, 140 कैसे तो लिख ही सकते हो, सब कोई बच्चा बच्चा लिख लेगा। 2 सत्ते 14 चल जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा सर? तो फिर आपको इसको कर सकते हो क्या, यहाँ 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से दे देना, 2 तिया 6, एक बचा ना, 2 5 15। फिर 5 से चल जाएगा क्या, 5 सत्ते 35, हो गया काम खत्म। तो क्या है मेरे दोस्त, देख लो, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, 4a+3 के रूप का धनात्मक संख्या निम्न में से क्या है? धनात्मक 4a+3, ये 4a+3 दे दिया है। ठीक है, ए की जगह पे कुछ भी बैठा, मान लो हम ए की जगह पे क्या बैठाते हैं, 1 बैठाते हैं। तो 4 गुना 1 प्लस 3, 4 एकम 4 और 1 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 2 बैठा लो तो 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा। 3 बैठाएंगे तो सर 4 तिया 12 और 3 कितना 15 हो जाएगा। मतलब हर एक बार हमको क्या, एक विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। मतलब ये जो संख्या है क्या हम बोल सकते हैं विषम संख्या है। कुछ भी, चलो 10 बैठाएं, 4 10 40, एक ही जगह में 10 बैठाते हैं, 4 10 40 और 3 43, विषम संख्या हो रहा है। मतलब ये क्या है, पूरा विषम संख्या है। कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या वही होता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है। रूट 9 का वर्गमूल पूरा पूरी निकलेगा, बिल्कुल 3 निकल जाएगा। रूट 25 का बिल्कुल 5 निकल जाएगा। रूट 49 का बिल्कुल 7 निकल जाएगा। लेकिन रूट 22 का किसी का हिम्मत नहीं कि रूट 20 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल दे। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। 8 9 25 का एलसीएम निकालने बोला है। ठीक है, तो बस एलसीएम निकालने बोला है, कुछ नहीं, 8 ऐसा लिखो और इसको दे दो अभाज्य गुणनखंड कर दो। सॉरी, 2 चौके 8, 1 मिनट, यहाँ हो 4। ठीक है, 2 चौके 8, ये फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 9 से देंगे हम तो क्या होगा, 3 त्रिखा 9 हो गया। और 3 से देना है, 3 एकम 3 दे दो, यहाँ भी 2 से देना है, 2 एकम 2 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही रहेगा। और 25 को देना है ना, तो 25 को दे दो 5 से, 5 25 25, सही है, 5 एकम 5। देखो 8 क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 हम लिख सकते हैं 8 को, ये 3 गुना 3 है और ये 5 गुना 5 में किसी में कुछ भी कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं। तो एलसीएम हमारा, एलसीएम क्या लिखते हैं, एलसीएम सबको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। 72 को 25 से गुना करना कितना आ जाएगा, गुने 5 होगा ना। और एक बार 5 5 25। ठीक है, और 25 4 100 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 1800 आई थिंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1800 लिख देना, ऑप्शन बी, गुना करना 1800 आ जाएगा। ओके, इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y को px का ग्राफ दिया गया है तो आपको शून्य को संख्या निकालना है। तो जब भी ये दिया रहेगा ना, तो देखना x अक्ष को कितना बार काट रहा है। तो देखो, एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, यानी x अक्ष को 2 बार काट रहा है। ये तो y अक्ष पे काट रहा है, ये होगा नहीं, तो 2 बार काट रहा है, यानी शून्य को संख्या हो जाएगी 2। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के हैं तो इनके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? आपको पता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई कहीं पर है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर शून्यकों का योगफल बोलता तो होता माइनस बी बाई ए। ओके, नेक्स्ट है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0 और गुणनफल रूट 5 है तो द्विघात बहुपद क्या है? एक क्वेश्चन इसे फिक्स है, अच्छे से समझ लो। कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ ये वाला इक्वेशन याद रखना, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन याद रखना, बन जाएगा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। तो बस लिखो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, शून्यक है, बीटा क्या है, शून्यक है, तो शून्यकों का योग कितना हो जा रहा है, 0 है योग, यहाँ लिखेंगे 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना है, तो देख सकते हो गुणनफल कितना है, रूट 5 है, तो यहाँ लिखेंगे रूट 5 बराबर में 0। तो क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, 0 का कहानी खत्म, मतलब x² प्लस रूट 5 बचेगा, तो x² प्लस रूट 5। ये अगर 0 रहा तो समीकरण होता है, 0 को हटा दो, मतलब इधर वाला जो चीज़ है ये द्विघात बहुपद हो जाता है। ठीक है, बराबर में 0 कर देंगे तो समीकरण होगा, हमको समीकरण थोड़ी चाहिए, हमको बहुपद चाहिए, तो इधर वाला लिख दो, क्या बचा, x² प्लस रूट 5, क्योंकि ये तो खत्म हो गया 0, x² प्लस रूट 5 यानी कि
ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो क्या है, रेखाएं दो को दिया है, इसको क्या बोल रहा है, अयुक्त हल होगा, कौन सा हल होगा। तो ये जानने के लिए आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2। चलो a1/a2 निकाल के देखते हैं। a1/a2 निकालेंगे तो a1 में क्या है 2, a2 में कितना है 4, तो 2/4 इट इज कटिंग बाई 1/2। चलो b1/b2 निकाल लो, तो b1/b2 यहाँ निकालते हैं हम, b1/b2 ये कितना आ जाएगा, देखो b1 कितना है 3 और भाई साहब b2 कितना है 6, तो 3/6 इट इज कटिंग बाई 1/2। चलो c1/c2 भी निकाल लेते हैं, c1/c2 निकाल लो। c1/c2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये 5 है, इधर आएगा तो -5 होगा, इधर आएगा तो -15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, 15 इधर -15 हो जाएगा, तो कट के वही सेम चीज़ होगा। तो c1/c2 डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूँ, 5/15 कट के आ जाए 1/3। अरे भाई साहब ये दो तो बराबर हो जा रहा है 1/2 बट ये बराबर नहीं हो रहा है, मतलब कंडीशन कौन बड़ा हो रहा है कि a1/a2 इक्वल टू तो है b1/b2 का, ठीक है, ये इक्वल टू तो है b1/b2 का, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हो रहा है। तो ये कंडीशन मतलब समांतर होता है, मतलब कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं है मेरे भाई, इतना मेहनत बेकार हो गया। समीकरण योग में x + y = 9 और x - y का हल है, हल 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 है दोस्तों, हल बोला है x + y = 9 और x - y का हल है, तो इसको हल में कैसे करूंगा दोस्त। यहाँ ये देखो, यहाँ x - y के बराबर में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चलो 5 और 4 लेके देखता हूँ, यहाँ 9 आना चाहिए ना, तो x को 5 y को 4, ये x का पहला वैल्यू x का है, y का वैल्यू, पहला वैल्यू x है 5 और दूसरा वैल्यू y है 4, तो 5 + 4 करते हैं ये 9 हो जा रहा है। चलो ये सही है, और कहीं भी 9 हो रहा है, कहीं भी 9 नहीं हो रहा है, मतलब हमारा आंसर तो यही वाला होगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा फॉल्ट है। x - y को कुछ देना चाहिए था, और कितना देना चाहिए था पता है आपको, x - y = मैंने 5 में 4 गया तो 1, तो x - y = यहाँ पर 1 देना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, बराबर में 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है। चलो कोई नहीं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। समीकरण युग्म दिया है 4x + py = 8 और 2x + 2y = 2 के अद्वितीय हल की स्थिति में p का मान बराबर नहीं है। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, जिनके सिर्फ एक हल होगा। तो a1/a2 अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा अद्वितीय हल का कंडीशन होता है। क्या बोल रहा है, इस कंडीशन में p का मान बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, तो समझ लो आप। अद्वितीय हल मतलब क्या, 4 बटे, अगर a1/a2 निकालेंगे तो 4/2 आ जाएगा, कटेगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, p y की जब p है, मतलब a2 का मान p है, और सॉरी b1 का मान p2 है, a1 x + b1 का मान p है और b2 का मान 2 है। तो अगर हम p के जगह पे p/2 करें, मेरा कितना आया, 2 आया। अच्छा ये बराबर होकर 2 कब आएगा, जब p का वैल्यू कितना हो जाए, 4 हो जाए। लेकिन दोस्त सुन लो, ये अद्वितीय हल में क्या होता है, बराबर नहीं होता है। a1/a2 जो होता है मेरे दोस्त, वो बराबर नहीं होगा b1/b2 का। ये क्या, ये b1/b2 है ना, ये आपका b1/b2 है, p/2, ये क्या है आपका b1/b2 है, p/2। तो p कितना देंगे कि मेरा यहाँ 2 हो जाएगा, तो p 4 देंगे अगर हम, तो 2 हो जाएगा। 4 देने से ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये भी 2/1 हो जाएगा, ये भी 2/1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो p का वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकता, इसलिए b सही हो जाएगा। क्योंकि हमारा अद्वितीय हल का स्थिति होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बस ऐसा वैल्यू देखना कि बराबर नहीं होगा, तो वो बराबर नहीं होने के लिए 4 देंगे तो बराबर हो जाएगा, 4 नहीं देंगे तो बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अच्छा देख लो, समझ में आ जाएगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c को हल करने की विधि है, तो इसको विधि क्या है, पूर्ण वर्ग विधि है, गुणनखंड विधि है, द्विघाती सूत्र विधि है, उपयुक्त सभी से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। किसी भी विधि से आप इसको मूल निकाल सकते हो। समीकरण दिया है, इसका वियुक्त कर पूछा है, तो हम लोग का वियुक्त क्या होता है, d = b² - 4c, d = क्या होता है, b² - 4ac, b का स्क्वायर करेंगे, b क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर, -4, a का मान हो गया a² ax² है ना, तो a का मान 3 हो गया, और c का मान बोलेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और 3 कटेंगे, -2 का स्क्वायर 4 - 4 दैट इज 0 आएंगे, तो 0 आ जाएगा, यानी कि d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर ए, समझे। चलो आगे बढ़ें। ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब का d 0 से बड़ा हो जाता है। d यानी कि b² - 4ac, d का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac है ना, b² - 4ac, तो बस b² - 4ac देखो कहाँ 0 से बड़ा, b² - 4ac 0 से बड़ा कहाँ है भाई, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ जाओ, द्विघाती सूत्र है, कितना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल भी पूछता है कि आप पिछले मॉडल पेपर में पूछा था, इसमें भी पूछा है, -b + -√d मतलब b² - 4ac / 2a, तो ऑप्शन नंबर हो जाए क्या, ये वाला -b + -√d, d मतलब b² - 4ac, तो d इक्वल होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि अंडर रूट डी हो जाएगा तो ये भी रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c बाई 2a। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगला सवाल 15 में देखिए क्या बोला, एक एपी में दिया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है दोस्तों कि सार्वंतर हमेशा समान होता है, एपी में है मतलब सार्वंतर समान है, तो कह सकता है ए माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस ए होगा। बिल्कुल होगा सर, एपी में होगा तो होना चाहिए, तो वही लिखेंगे ए माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस ए। देखिए आपको मैं प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, आपको बस बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रोसेस में नहीं बताना है, आपको बस आंसर लाना है, बना के समझ के लाना है, ठीक है। तो ए माइनस 2 कर दिए, तो अब देखो ए को एक तरफ को इधर माइनस से इधर आके प्लस ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए हो जाएगा। इधर 26 है, माइनस 2 उधर प्लस 2 हो जाएगा, तो ए 2a हो जाएगा, 2a बराबर 26 और 2 28 हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 14 बार में। तो ए का वैल्यू हो गया 14, जहीं कहीं भी है आ जाओ सामने। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब यदि ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 है तो ए एन का मान क्या हो। इतना आसान सवाल और कोई पूछता है क्या। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ए का वैल्यू है 7, डी का वैल्यू है 3 और एन का वैल्यू है 8। बस बैठा के लिख देना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ना, क्या कैसे कैलकुलेट करोगे देख लो, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है तो सर 7 हो गया, प्लस एन माइनस 1, एन मतलब कितना 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3 है। बस हो गया काम। तो 7 प्लस 8 में गया तो 7 और प्लस इंटू 3 तो 27 हो जाए 21, 21 और 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा क्या, 21 और 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा, सॉरी 21 और 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28। तो 28 कहीं भी है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आप लोग का पदों का योग निकालने बोला था, ठीक है। आपको पदों का योग का फॉर्मूला हमको पता है, एस एन का क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक मिनट रुक जा मैं, ये डी होगा, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो हमको डी चाहिए, डी कैसे निकालेंगे दोस्त, तो डी के लिए मेरा एक फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, मतलब बस a माइनस 3 कर दो माइनस a माइनस 2 कर दो तो डी निकल जाएगा। 3 और 2 का तुम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, माइनस 2 तो ऐसे 3 बार में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी माइनस 1/6 हो जाएगा। समझ में आया, 1/6 हो रहा है, माइनस में 1/6 हो रहा है ना। डी का वैल्यू याद रखना, डी का वैल्यू है माइनस 1/6, डी का वैल्यू कितना है माइनस 1/6 हो गया, ठीक है। डी का वैल्यू माइनस 1/6 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सॉरी आगे बढ़ते हैं बोलते, इसको पहले सॉल्व कर लो ना। और ऐसा निकल रहा है n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, तो ऐसा निकालते हैं। चलो एस एन बराबर क्या करेंगे, n/2, n कितना है 8, सॉरी n इतना कितना देखिए 9 है ना, तो 9/2 इंटू 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस n-1, n कितना है 9, तो 9 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस 1/6। तो यहाँ अब क्या करेंगे देखो, 9/2 तो 9/2 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। आगे क्या करेंगे देख लीजिए, 9/2 ही लिखेंगे। आगे करेंगे क्या, ए 2 से कम 2 कर जाए एक बार में, तो 1 कम 1 होगा और यहाँ पर होगा प्लस, और यहाँ पर ये देखिए 9 में 1 जाएगा, तो n-1 है तो 9 में 1 चल जाएगा, ठीक है। n-1 मतलब यहाँ 9 में क्या चल जाएगा, 9 में 1 चल जाएगा, 9 में 1 चल जाएगा, तो 9 में 1 गया तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 9 में 1 गया तो हो जाएगा 8, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा माइनस 1 बटा, सॉरी बटा में नहीं माइनस है, n इंटू डी होता है 1/6 होता है, माइनस 1/6, माइनस 1/6 है, ठीक है। बस काटो, 2 3 6 2 4 8, तो माइनस 4/3, ये 1 प्लस माइनस 4/3, 9/2 ये 1 माइनस क्या होगा 4/3 होगा ना, सही है। अब आगे क्या करेंगे, 3 एकम 3, 9/2 गुना, ठीक है, 3 माइनस 4 सॉरी हाँ सही है। तो इधर क्या करोगे, इधर एलसीएम लोगे 3 माइनस 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को भी दिक्कत नहीं है ना। ये आगे करोगे दोस्तों तो 9/2 और इधर माइनस 1/3 हो जाएगा, तो 9/2 गुना माइनस 1 कितना 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि माइनस 3/2 आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। तो बात समझ में आई या फिर ना आई, एक बार कमेंट में ठोक दो फटाफट से सारे विद्यार्थी कि जी सर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और क्या है ये भाई साहब, गलत है पूरी, क्योंकि दोस्तों यहाँ का वैल्यू ही नहीं दिया है। ए बी सी जो है ना, डी समांतर बी सी है, तो ए डी का मान तो देना चाहिए था ना कुछ। अरे भैया ए डी का नहीं दिया है, बहुत बड़ी गलती है,
हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया। चलो 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर हम लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे भाई, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी, एक समबाहु त्रिभुज है, प्यारा सा समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाएं क्या है 2a है, इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई मतलब ये वाला चीज निकालना है। ये भी 2a है, ये भी 2a है। अच्छा ये अगर बीच से काट दिए तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये, सही बात है ना। हमको ये वाला निकालना है, उसकी ऊंचाई। तो ये क्या है, ये है कर्ण, ये इस पर एक भुज ये वाला लंब खींचे ना, मतलब ये कर्ण है। तुम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर को निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को मैं चलो h मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ h ही मान लेता हूँ। तो h का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, इधर वाला क्या है 2 को ये था ना, तो एक ये वाला है, चलो मान लेते हैं ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का a का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू आपको निकालना है तो क्या निकल जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 3a का स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या होगा √3a स्क्वायर। तो स्क्वायर 2 गए तो निकल जाएगा a √3 अंदर बचेगा, तो a√3 आपका आंसर हो जाएगा इसका, या फिर √3a, a√3 है तो a√3 आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला सवाल है किसी त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, कौन सा त्रिभुज में, अरे बचपन से पढ़ रहे हो, समकोण त्रिभुज में होता है हमेशा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किस में लगता है, तो बोल दोगे ना समकोण में ही लगता है ना, और किसी में लगा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं लगा सकते सर। आगे देखो, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक हमेशा होता है। एक्स अक्ष पर दोस्तों याद रखना, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगर पूछता y अक्ष पर x का निर्देशांक, देखो ऐसा एक्स अक्ष इस पर y का कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा जी, कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। y का यहाँ क्या मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो मिलेगा y का। उसी प्रकार सेम y अक्ष की बात करें तो उसमें x का वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल नहीं, सारा जगह पर y का वैल्यू पड़ा हुआ है। हाँ थोड़ा सा अगर इधर चल जाए तो मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे x अक्ष में y का वैल्यू 0, y अक्ष में x का वैल्यू 0। अब अगला सवाल है को मिलान रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैंने कल ही बता दिया था, वीडियो देख लेना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2, बस जोड़ो घटाओ पटाओ आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा x1 + x2 यानी 2 प्लस में 4 बट्टा में हो गया 2, y1 + y2, y1 कितना है -4 प्लस -2 और बट्टा का 2। इट इज कटिंग कटिंग कटिंग, क्या आएंगे 2 और 4 6/2 आएगा, और इधर क्या आएगा -4 और प्लस 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 माइनस माइनस, मतलब -4 -2 -6/2। आई बात समझ में, ये कटेगा -3 बार में और ये कटेगा आपका 3 बार में, 3 गुने 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा तो 3 -3 इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पर भी दिख रहा है 3 -3, 3 -3, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो मैंने बोलना आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, tan 45 डिग्री का मान, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। बच्चा बोल देगा। अब मैंने कहा हमेशा कि जब भी इस प्रकार बटा रहेगा उसको हमेशा आंख मूंद का 1 लिख सकते हो, लेकिन समझ लो मैं इसको सॉल्व करता हूँ किस प्रकार से, वो भी देख ही लो, ठीक है। क्या होगा, ये बराबर tan 65 डिग्री, और tan 65 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 25 डिग्री और बटा है tan 25 डिग्री, सही है। tan 90 माइनस क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, लेकिन हमको cot थीटा का फॉर्मूला थोड़ा निकालना है। tan 90 - 45 सॉरी tan 90 - 25, सही है। नीचे वाला हम गलती लिख दिए ना, नीचे cot है दोस्त, नीचे cot 25 डिग्री है, cot 25 डिग्री। तो tan 90 माइनस क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, यानी cot 25 डिग्री हो जाएगा और बटा cot 25 डिग्री हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो ये कट जाएगा, आएगा आंसर 1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन, जी हाँ मैंने बोला ना, जब भी इस बार क्वेश्चन आएगा आंख मूंद के मार देना। अगला सवाल है 2 cos 3 थीटा = 1, तो थीटा क्या होगा 2 cos 3 थीटा। कितना आसान सवाल है, कितना रोचक सवाल है, देखो 2 cos, कितना मजेदार सवाल है ये। 3 थीटा आप लोग बना लोगे तो मजा आ जाएगा, वह है तो cos 3 थीटा कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा हो जाएगा 1/2, बिल्कुल होगा। अच्छा cos 3 थीटा 1/2 हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 3 थीटा बराबर 1/2 को हम लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं लिख सकता, cos 60 डिग्री तो होता है क्या √3/2, सॉरी 1/2, तो ये cos, 1 मिनट 2 को cos हो गया, ये cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा = हो जाएगा 60 डिग्री। तो 6 थीटा कितना हो जाएगा, 3 इधर गुना में हो जाएगा, बटा हो जाएगा, 3 20 60 हो जाएगा, यानी थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री। 20 कहाँ है जी, जल्दी से दिखा दीस, बी कहाँ है, 20 ये हो गया 20, कहाँ है भाई साहब,
ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में इसका कोण 20 समकोण है, भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी भी 30 डिग्री है, तो भुजा ए सी ज्ञात करो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी है कोई, ठीक है, ए बी सी, इसको मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी जो कि समकोण है, इसको मानता हूँ सी, समकोण है। भुजा ए बी बराबर 5 है। अब ए बी बराबर कितना दिया, ये दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ए सी बी कितना है 30 डिग्री, इधर हो जाएगा 30 डिग्री, आपको निकालना है ए सी का मान, मतलब ये वाला। अच्छा भाई, ये थीटा दिया हुआ है, ये रिलेशन, इसका रिलेशन क्या होता है, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए पी होता है, ये एच होता है, सीधा सीधे साइन थीटा लगाएंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री बराबर पी बाई एच, यानी कि पी कितना है, पी है, यहाँ देखिए पी बाई एच, पी 5 है, डायरेक्ट लिखते हैं बाई एच, एच कितना है ए सी, यहाँ से ए सी निकल जाएगा, ए सी बराबर दोस्तों हो जाएगा 5, ठीक है। 1 मिनट आप लिख लो ना, इसका वैल्यू लिख लो पहले, क्या दिक्कत है। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 5 बाई ए सी, तो ए सी इक्वल टू 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ए सी बराबर, तो 10 कहाँ है, 10 10 10 10 10 सी, ठीक है। कोई भी गलती होगा कहीं पर तो आप लोग बोल देना, ठीक है, मैं उसको देखूंगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू इतना, पी आर इतना, तो क्यू पी आर, सेम उसी पे क्वेश्चन है। 27 नंबर सही बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे, आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, इसको जरूर कमेंट करना। 28 नंबर देखो क्या बोला, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर होती है, क्या होती है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या से जो जा रही है क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री होती है। अगला सवाल, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है, वृत्त के व्यास पर खींची गई जो स्पर्श रेखा वो समांतर होती है, इस प्रकार देख लो, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का व्यास होगा, ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, हमेशा समांतर रेखा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान और कितना अच्छा सवाल है। ओपी कितना है 5, ओपी कौन वाला ये, तो ये 5 दिया हुआ है। अच्छा पी कौन वाला है, पी है ये वाला 4 दिया हुआ है, आपको निकालना है ओ ए। हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो निकालना है क्या, ये लंब ही मान लो, तो अंडर रूट किसका स्क्वायर हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, या फिर आप लोग इस फॉर्मूला में बैठाना है तो इस फॉर्मूला में बैठा सकते हो। कर्ण क्या है, पी ओ कर्ण है ना, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, सही है। ओपी कितना है तो बोलोगे 5, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर, ऊपर में देखो, तो ओ ए कितना है, ओ ए आपको निकालना है तो इसको आर मान ले, तो आर का स्क्वायर प्लस पी ए कितना, पी ए है 4, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा अब इधर 4 उधर जगह माइनस हो जाएगा, तो वही चीज़ मैं करूंगा, 5 का स्क्वायर जो 25 और 4 का स्क्वायर इधर का माइनस हो जाएगा 16 बराबर आर का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर 25 में 16 जाएगा तो 9, यानी आर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं समझे, बिल्कुल आसान सवाल है ना। वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं, वृत्त हो गया ये हो गया ये और ये, इसको इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्याखंड, समझ आए। दो त्रिज्या और उसके बीच ये है चाप, इसको चाप बोलते हैं, ठीक है, ये जो है ना ये चाप बोलते हैं, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, तो बताओ 60 मिनट में कितना कोण बनता है, बोले सर 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा भाई, 1 मिनट में घूमेगा 360/60 डिग्री, 1 0 कट जाएगा, 6 चौक 36, 6 डिग्री हो जाएगा। तो 5 मिनट में कितना घूमेगा, 5 मिनट में 5 से गुना कर दो ना, 5 छोके 30 हो जाएगा, 5 छोके 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार सवाल था आप लोगों का एनसीईआरटी में भी। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। चलो भाई देखते हैं, ये R1 मानता हूँ, ये R2 मानता हूँ, क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, एक बड़ा वाला का 2 पाई R, तो 2 पाई सब में को मैंने ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर 2 पाई को मान लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा ना, और इधर क्या हो जाएगा R, बस दोनों को जोड़ दो, R1 R2 कितना है 19 प्लस 9, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा R, बोले ना 19 और 9 कितना होता है 28, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला दोस्त याद रखना, डायरेक्ट पूछे एग्जाम में और खास के पूरा नंबर देगा अच्छा से, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, थोड़ा सा तो आप लोग भी सॉल्व करो। शंकु की ऊंचाई दे दिया h बराबर, क्योंकि मैं इसको आपको होमवर्क में देना वाला इसलिए थोड़ा सा आपको सॉल्व करने वाला। व्यास यानी कि d बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर जो दिया है, r बराबर लिख सकते हो d/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, बस h पता है, 5 पता है, s पता है और h पता है और r पता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाल सकते हो, 12 और 5 है तो बस कर दो h इक्वल टू L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h कितना है जी, तो सर 12 का स्क्वायर, r कितना है जी 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144
और प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देना तो हो जाए 169, इसका वर्गमूल हो जाता 13। 13 आपका कहीं भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, मार दो गोली। चलो खेलते हैं आगे क्वेश्चन में। हेली होली एक यदि घन की एक भुजा ए सेंटीमीटर हो तो घन का विकर्ण क्या होगा। याद रखना जब भी घन का विकर्ण बोलेगा तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। चूंकि घन है तो सभी में ए स्क्वायर ही हो जाएगा ना, क्योंकि सभी भुजा समान है, तो ये हो जाएगा √3a², और इसको निकालोगे तो √3 ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर √3a। लेकिन याद रखना ए जो होता है रूट के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस कितना माध्य 2 माध्य होता है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लो। वर्ग अंतराल एवं संजय बारमर्ता के बीच खींचे जालों को क्या कहते हैं, तो इसको तोरण बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। एक पासे को फेंका जाता है 4 से अधिक आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकते हो तो कितना कितना सी चीज आ सकता है बता दो। एक पासे को अगर आप फेंकते हो तो कितना चीज आ सकते हो, कितना चीज ला सकते हो, कितना चीज ला सकते हो। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। 4 से अधिक कितना संख्या है, प्रायिकता आपको क्या निकालना है, 4 से अधिक निकालना है। 1 मिनट, 4 से अधिक निकालना है, ठीक है, 4 से अधिक। तो क्या हो जाए, 4 से अधिक कितना बार आ रहा है, 4 से अधिक 1 और 2 5 और 6 आ रहा है ना, मतलब 2 संख्या आ रहा है। 2 और कुल संख्या कितना है, कुल संख्या 6 है। काट देना, कितना बार में कटेगा, 1/3। 2 3 6 होगा ना, ये 6 है तो 1/3 आंसर हो जाएगा। 1/3 कहीं भी है, चुन चुन के मार दो गोली। और आज का अंतिम सवाल है आप लोगों का कि किसी खेल को प्रारंभ करने से पहले सिक्के को उछालना एक न्यायसंगत विधि माना जाता है, ठीक है। असांप्रदायिक, असंभावी, सांप्रदायिक, तो ये सांप्रदायिक घटना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सेट 5 जल्द आप लोग के सामने आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कीजिए और एग्जाम की तैयारी धाकर तरस कीजिए भाई, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो, और एग्जाम के बाद आप लोग डांटूंगा। अभी पढ़ो एकदम धमाकेदार तरह से। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू दोस्तों, अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।